नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। मैं अंजलि उपाध्याय बहुत दिनों बाद, एक लंबे अरसे बाद आप लोगों के साथ आज फिर से जुड़ी हूँ। और ये जो हमारा UGC नेट की परीक्षा होने वाली है, आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि लगातार मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी, जिससे आप लोगों की जो तैयारी हो चुकी है और जिसका आप लोगों को रिवीजन करना है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ लेकर के आऊँगी। रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दरअसल मैंने जो मेरे पास नोट्स हैं, ये हिंदी भाषा उसका विकास या जितने भी सारी यूनिट हैं, हमारे 10 यूनिट, तो मेरी यहाँ कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ एक बहुत अच्छा प्रयास करूँ। यानी जो भी मेरे पास नोट्स हैं उनको शॉर्ट डिटेल उन लोगों की उन सारे नोट्स की आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पर पहली वाली जो यूनिट है हमारी हिंदी भाषा और उसका विकास, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सा डिस्कस करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को देख करके चलते रहेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों के अनुसार अपनी तैयारी करेंगे। और आप लोगों की जैसी भी तैयारी है आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। जो महत्वपूर्ण आप लोगों को लगता है उसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ बताऊंगी आप लोगों को कि दरअसल जो ज़्यादातर UGC के प्रश्न आते हैं वो किस इकाई से, किस जगह से प्रश्नों को अधिक से अधिक लिया जाता है। देखो, हम जब हिंदी भाषा का इतिहास देख रहे होते हैं या हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे होते हैं, तो इतिहास चाहे भाषा का हो चाहे साहित्य का हो, अपने आप में बहुत बड़ा समृद्ध साहित्य है हमारा, और उसका जो इतिहास है वो बहुत विशाल है। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए हम इस विशाल साहित्य को अपने छोटे से प्रयास के साथ, हालांकि जो शॉर्टकट है वो किसी भी सफलता की कुंजी नहीं होती है। सफलता के लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी की ज़रूरत होती है। यहाँ मेरा प्रयास क्या है कि जो आपकी तैयारी हो चुकी है उसको हम यहाँ पर अपनी इस PDF के माध्यम से, अपनी नोट्स के माध्यम से आपकी उस तैयारी का आप लोगों के साथ रिवीजन का, यानी एक तरीके से आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। जो चीज़ आपको नहीं आती है वो आप लोग यहाँ तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, भारतीय आर्य भाषाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हैं, क्योंकि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं हमारे जो समय में चली हैं वो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का समय इनका रहा है। और इनकी अगर हम बात करें तो मैंने डिटेल भी आगे खोली है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में क्या हुआ और मध्यकालीन आर्य भाषाओं में क्या हुआ। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से अब तक चला आ रहा है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? दरअसल देखो, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं वो दो भागों में बटी हुई हैं, जिसमें हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में इसको हम बांट करके देखेंगे। देखिएगा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों हम लोगों के सामने यहाँ पर मैंने यहाँ लिया हुआ है। तो देखिए, एक सेकेंड, वैदिक संस्कृत, ये वैदिक संस्कृत आ गया है, ये लौकिक संस्कृत आ गया है। तो ये वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, और ये हमारा वैदिक, आप लोगों को पता ही है जो भी वेद हमारे हैं वो वैदिक भाषा के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी वैदिक भाषा में जो भी ऋग्वेद में सुरक्षित हैं, यानी जो चारों वेद की भाषाएं हैं वो वैदिक भाषा में आ जाएंगी। जो भी तीनों संहिताएं हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, प्राचीन उपनिषद हैं, वो सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने विस्तार से दिया हुआ है, लेकिन हमें शॉर्टली समझना है। इतना वाला समय हमारे पास नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा विस्तार से चीज़ों को देख पाए। पर मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये पढ़ देती हूँ कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 9वें मंडल तक की भाषा की सर्वाधिक प्राचीन भाषा मानी जाती है, और ये अवेस्ता के अत्यधिक निकट है। शेष संहिताओं तथा अन्य ग्रंथों की भाषा ही प्राचीनतम मानी जाती है। इसी तरीके से जो वैदिक भाषा है उसके दो अन्य रूप, दूसरा और तीसरा, भी वैदिक साहित्य में ही मिलते हैं देखने के लिए। तो ये वैदिक संस्कृत की बात चल रही है कि वैदिक संस्कृत यानी श्लिष्ट योगात्मक है, और वैदिक संस्कृत में 3 लिंग होते थे, 3 वचन होते थे, 3 वाच्य होते थे, तथा 8 विभक्तियों का प्रयोग मिलता है। जबकि वैदिक संस्कृत में संगीतात्मकता, बलात्मकता, दोनों ही स्वराघात मौजूद हैं। दरअसल देखिएगा, अब जब एग्जामिनर कोई प्रश्न पूछेगा तो वो ऊपर ऊपर से तो प्रश्न पूछेगा नहीं, क्योंकि हमारी जो परीक्षा हो रही है वो धीरे धीरे बहुत अधिक
कहना चाहिए गहराई से जिसको प्रश्नों को उठाया जा रहा है, तो उसी तरह से जो है कहाँ से प्रश्न उठाए जा सकते हैं। दरअसल समय तो मुझे नहीं लगता कि समय से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका समय कब से कब तक है। आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन जो हमारी आर्य भाषा है वो 2 भागों में बटी है, वैदिक और लौकिक। वैदिक की विशेषताएं क्या हैं? हम वैदिक को पहचानेंगे कैसे? सिर्फ वेदों की भाषा कहने मात्र से इसे वैदिक भाषा नहीं कहा जा सकता। इसकी और भी विशेषताएं हैं, जैसे वैदिक संस्कृत की 3 लिंग होते थे, 3 वचन, 3 वाच्य तथा 3 8 विभक्तियां तथा 8 विभक्तियों का प्रयोग इसमें मिलता है। वैदिक संस्कृत श्लिष्ट और योगात्मक होती है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मकता, बलात्मकता दोनों ही स्वराघात मौजूद हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने वैदिक संस्कृत में केवल 4 समास माने हैं। अब हम देखते हैं लौकिक संस्कृत दरअसल क्या है। प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसका दूसरा रूप क्या है? लौकिक संस्कृत है, यानी लोक में क्लासिकल संस्कृत भी इसे कहा जाता है, जो आम जनता जिसका प्रयोग किया करती थी। तो यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है वही स्थान भारत में संस्कृत का है। तो भारत में रामायण महाभारत से भी पहले से लेकर के आज तक संस्कृत में साहित्य रचना हो रही है। तो गुप्त काल में संस्कृत की सर्वाधिक उन्नति भी हुई थी। ये सब मैंने यहाँ दिया है। इसका साहित्य विश्व के समृद्धतम साहित्यों में से एक माना जाता है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, इसकी महान विभूतियाँ भी रही हैं। तो हम इसको इस तरह से समझ करके याद रखेंगे कि जो लौकिक संस्कृत है, लोक भाषा में प्रयोग होने वाला संस्कृत है, और इसकी जो कुछ विशेषताएं हमें याद रखनी है वो कैसे कैसे ध्यान रखनी है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत का महत्व बहुत अधिक है, और संस्कृत के अध्ययन के कारण ही यूरोप में आधुनिक युग में तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रारंभ हुआ था। संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली वैदिक कालीन भाषा से माना जाता है, और यद्यपि भारत के मध्य भाग और पूर्वी भाग की बोलचाल की भाषाओं का प्रभाव भी उस पर रहा होगा। लगभग 8 शताब्दी ईसा पूर्व में इसका प्रयोग साहित्य में होने लगा था। अब इसमें और क्या चीज़ें हैं, जैसे अनुमान किया जाता है कि लगभग ये समय है इसका 5 ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत की उस आधारभूत भाषा को व्याकरण के नियमों से बद्ध करके एक रूपता प्रदान की, और यह भाषा संस्कृत कहलाने लगी। ठीक है, तो लौकिक और वैदिक और लौकिक हमें दोनों संस्कृत का ध्यान रखना है। लौकिक क्या है, वैदिक क्या है, और दूसरा जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं पर हम आएंगे जहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। दरअसल जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं वाला भाग है, यहाँ सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे अधिक प्रश्न जो है हमारे इसी पार्ट से आएंगे, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हमें देखने हैं। ठीक है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इन तीनों से सबसे अधिक प्रश्नों को पूछा जाएगा। इसका समय हमें ध्यान रखना है। और पाली का क्या समय है? पाली जिसमें पिटक ग्रंथ थे, जिसमें बोध का ज्ञान था, वो पाली। यानी प्राकृत का प्रारंभिक रूप, और इसका समय जो है 500 ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी के प्रारंभ तक माना गया है, और इसकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों ने के अलग अलग मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि संस्कृत की उत्पत्ति प्राकृत से हुई है, जबकि कुछ के अनुसार संस्कृत के समानांतर जो लोक भाषा है इसका उद्भव उससे हुआ है। अब इसमें हमें और क्या क्या विशेष बात याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। अधिकतर जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि जो इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए, त्रिपिटक ग्रंथ जो लिखे गए, जैसे एक है सुत्त पिटक, ठीक है, और दूसरा है विनय पिटक, तीसरा हुआ हमारा अभिधम पिटक। तो इस करके 3 पिटक ग्रंथ हैं जो हमें याद रखने हैं। ये तीनों पिटक ग्रंथ पूछे जाते हैं, और ये सभी पिटक भगवान बुद्ध से संबंधित हैं, ये भी याद रखना है। पाली को भारत की मतलब एक तरीके से इसे ऐसी भाषा माना जाता है कि जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण भाषाओं में आती है, और पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ भी उपलब्ध हैं, और बहुत सारे बच्चों ने पाली भाषा पढ़ भी रखी होगी। बच्चों ने क्या, हम लोगों के टाइम में, मतलब जब हमने एमए किया था उस समय हमारे महाविद्यालय में पाली भाषा ऑप्शनल थी, तो हमने पाली ली थी, इसलिए हमें पता है। पाली जो ग्रंथ है ये 3 व्याकरण ग्रंथ इसके उपलब्ध हैं।
ये व्याकरण ग्रंथ आप लोगों को याद रखने हैं, तीनों के तीनों, जिसमें से एक हो गया ये कच्चायान हो गया, कच्चायान व्याकरण, मोगलान व्याकरण और सदनीति व्याकरण। ठीक है, दरअसल इन तीनों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। जो ये सदनीति व्याकरण है, इसके जो रचेता है वो है अगवंश। यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है शायद, तो आप लोग याद रखिएगा। सदनीति व्याकरण के हैं अगवंश, और मोगलान व्याकरण के तो मोगलान है ही, और कच्चयान व्याकरण के हैं महाकच्चयान। ठीक है, तो ये हमारे 2-3 नाम हमें याद रखने हैं। इसके अतिरिक्त मोगलायन के अनुसार कितनी ध्वनियाँ हैं, कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ हैं, ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ हैं, 8 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। मोगलान के अनुसार 43 ध्वनियाँ हैं, 10 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। पाली में 3 लिंग, 3 वाच्य, 2 वचन होते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं, यही हमारे लिए विशेष बन जाते हैं। पाली में द्विवचन नहीं होता है, तो ये इसी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाली में कितने लिंग होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होता है। या फिर पाली में जो होते हैं मतलब कौन सा वचन है जो पाली में नहीं होता है, तो द्विवचन पाली में नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन होते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा, मोगलायन के अनुसार जो है वो कितनी ध्वनियाँ ली गई हैं, मोगलायन के अनुसार जो है वो 43 ध्वनियाँ हैं, 10 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, ये ध्यान रखना है। कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ हैं और मोगलायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ हैं। तो क्योंकि ये व्याकरण ग्रंथ इन लोगों के लिखे हुए हैं, तो हमें इनके बारे में याद रखना है विशेषकर। तो ये हुआ हमारा पाली। दूसरा हमारे लिए आ जाती है महत्वपूर्ण प्राकृत। ये हमारे सब चल रहे हैं मध्यकालीन आर्य भाषाएं। प्राकृत में दरअसल क्या है कि इस द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। इसका काल प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक का है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हो गए हैं। वररुचि ने प्राकृत भाषा के 4 भेद माने हैं: महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी। अब आपको ये कुछ पॉइंट ऐसे ही याद रखने हैं, जैसे अब ये वाला पॉइंट है कि वररुचि ने प्राकृत भाषा के कितने भेद माने हैं। 4 भेद माने हैं। महाराष्ट्री है पहला, दूसरा पैशाची, तीसरा मागधी, चौथा शौरसेनी। हेमचंद ने 3 भेद माने हैं: अर्धमागधी, चोलिका पैशाची और अपभ्रंश। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 7 भेद माने हैं: शौरसेनी है, मागधी है, अर्धमागधी है, दक्षिणात्य है, बहलीक है, अवंतिजा है और प्राच्य है। तो ये इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पर किसने कितने भेद पाली के माने प्राकृत के हुए हैं वो देखे गए हैं। अब किंतु यदि साहित्यिक महत्ता को ध्यान में रखकर देखा जाए तो इसके 5 भेद माने गए हैं जो बहुत विशेष हैं। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जो प्राचीन आर्य भाषा है वहाँ से सवाल ज़्यादा नहीं आते हैं। जो विशेषकर प्रश्न आते हैं वो हमारे इस मध्यकालीन जो हमारी आर्य भाषा है उसी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हमारी आ जाती है, अवहट हमारी आ जाती है। तो इसमें हम देखेंगे जो इसके 5 विशेष जो इसके वो माने गए हैं, भेद माने गए हैं, वो कौन से 5 भेद हैं, उन 5 भेदों को आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 भेद में हमारे आ जाते हैं ये शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी, जो बहुत विशेष हैं। इन्हीं के भाग हम आगे जाकर के देखेंगे। इनके अंतर्गत जो जो भी मतलब पार्ट आ जाते हैं अंदर, भाषा उपभाषा वाला जो एक भाषा उपभाषा बोली वाला जो भाग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो हम आगे देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो अगला आ जाता है यहाँ मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत, वो अपभ्रंश है। दरअसल इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो विकृत या भ्रष्ट भाषा है। इतनी जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है और यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को रिवाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री हमें पढ़ लेनी है और उसको हमें थोड़ा जल्दी करना है, जल्दी पढ़ना है, जल्दी समझना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। हालांकि आप लोगों को पता है जो मेरी वीडियोज़ होती हैं वो डिस्क्राइबिंग होती हैं, व्याख्यात्मक होती हैं, तो उनको मैं बहुत आराम से स्पष्ट करती हूँ। पर यहाँ पर ये स्पेशल जो क्लासेस अब चली हैं, ये 40 दिन की क्लासेस हैं और यहाँ हमें पूरा सिलेबस, पूरी यूनिट यहाँ कंप्लीट करनी है। 10 की 10 यूनिट हमें यहाँ देखनी है और शॉर्ट डिटेल हम लोग यहाँ देख करके चलेंगे। तो यहाँ आप अपने शॉर्ट में भी इतना शॉर्ट नहीं होगा, इतना मैं आप लोगों के साथ श्योरली कह सकती हूँ, अच्छे से कह सकती हूँ कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री को पढ़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे।
और कम समय में हम ये अपनी चीज़ें तैयारी कर लेंगे। मतलब ठीक है, देखना आप लोग कि 40 दिन में कितनी अच्छी इससे तैयारी हो सकती है। तो हम बात कर रहे हैं अपभ्रंश की। दरअसल इसका शाब्दिक अर्थ है विकृत या भ्रष्ट भाषा। इसका प्राचीनतम रूप भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ पद मिलते हैं। ये तो हुई ये बात। अपभ्रंश के अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं हुई, जैसे विद्यापति कृत कीर्तिलता, हृदयमान कृत संदेश राशक। इसका समय 500 ईसा से और 1000 ईसा तक माना जाता है, लेकिन कुछ रचनाएं 14वीं और 15वीं शताब्दी तक होती रही हैं। अपभ्रंश के महान कवि आप सभी को पता है स्वयंभू हैं। अपभ्रंश के प्रमुख कवियों में जो कवि आ जाते हैं वो कौन कौन से हैं? स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, अब्दुल रहमान हैं। ये कुछ कवि हमारे अपभ्रंश के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो आधुनिक भारतीय भाषाओं का परिचय है वो हमारे लिए आ जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव कब हुआ? 1000 ईस्वी से लगभग हुआ। इस वर्ग की भाषाओं का काल तब से अब तक माना जाता है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में इसकी भाषाओं की जो गणना है वो की जाती है। इस वर्ग की भाषाओं के विकास के कुछ समय बाद से संबंधित साहित्य प्राप्त होता रहा है और आधुनिक में हम देखेंगे और क्या विशेष दरअसल यहाँ पर शौर सैनी के अंतर्गत, महाराष्ट्र के अंतर्गत, मागधी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं, कौन कौन सी उपभाषाएं आ जाती हैं। अर्धमागधी के अंतर्गत, पैशाची के अंतर्गत, शौर सैनी के अंतर्गत आ जाती है पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी। महाराष्ट्र के अंतर्गत आ जाती है मराठी, मागधी के अंतर्गत आ जाती है बिहारी, बंगला, उड़िया, असमी। अर्धमागधी के अंतर्गत आ जाती है पूर्वी हिंदी, लहंदा के अंतर्गत आ जाती है पंजाबी, सिंधी के अंतर्गत आ जाती है खस। तो इस तरीके से जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये विशेष है और इससे भी ज़्यादा विशेष बन जाता है जब इसके अंतर्गत की बोली, इसके अंदर आने वाली बोलियों को पूछ लिया जाता है। तो हिंदी की अनेक बोलियां यानी कि उपभाषाएं हैं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं, जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरटा, पंचपरगनी या कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य लिखे गए हैं, जिसमें से आप सभी को पता है कि जो ब्रज है, अवधि है, यहाँ से सबसे अधिक साहित्य लिया गया है। ठीक है, तो ये बोलियों वाला जो भाग हमारे लिए बचता है हिंदी साहित्य की हिंदी भाषा के इतिहास में, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बन जाता है। आप लोगों से सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि किसके अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, कौन सी उपभाषा आती है, कौन सी बोली आती है और इसके क्षेत्र क्या हैं। इनके क्षेत्र अक्सर पूछ लिए जाते हैं, वो हम थोड़ा सा देखेंगे अभी कि कौन सी के अंतर्गत कौन से क्षेत्र पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अंग्रेजी शासन के पूर्व इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता था। हम कौन सी हिंदी की बात कर रहे हैं ये आप लोगों को देखनी है कि यहाँ पर कुछ अत्यंत उच्च श्रेणी की साहित्य की रचना हुई थी। कौन कौन सी? ब्रज और अवधि। तो ये बोलियां हिंदी की विविधता हैं और इसी श्रेणी की शक्ति भी इसकी शक्ति भी कहीं ना कहीं मानी जाती है। हिंदी की जड़ों का गहरा बनाती हैं ये जो बोलियां हैं और इन बोलियों की उपबोलियां हैं जो ना केवल अपने में बड़ी परंपरा, इतिहास, सभ्यता को समेटे हुए हैं। मोटे तौर पर हिंद भारत की किसी भाषा को हिंदी कहा जा सकता है। हम यहाँ देखेंगे कि अंग्रेजी शासन के पूर्व इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता था, पर वर्तमान काल में सामान्य रूप से इसका व्यवहार उस विस्तृत भूखंड की भाषा से मतलब लिए होता है जो पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अंबाला, उत्तर में शिमला से लेकर के नेपाल की तराई तक, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर और दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक फैली हुई हैं। हिंदी में मुख्य दो भेद हैं, मतलब हिंदी इसके जो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के रूप में जाने जाते हैं। आपको यही चीज़ विशेषकर याद रखनी है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं, उपभाषाएं और क्या क्षेत्र आ जाते हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये पार्ट है जो हमें याद रखना है। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, जैसे ऊपर कहा गया है कि सीमित भाषा शास्त्रीय अर्थ में हिंदी के दो उपरूप माने जाते हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी की जो है वो हिंदी का विकास, पश्चिमी हिंदी का विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। इसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उनमें खड़ी बोली, हरियाणी जिसे हरियाणवी बोलते हैं, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, ये कुछ बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। दरअसल इसके अपने कुछ क्षेत्र भी हैं, उसके क्षेत्र हमें याद रखने हैं।
इसके क्षेत्रों में आ जाता है हमें मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर के आसपास वाली जो बोलियां हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो क्षेत्र बड़े विशेष हैं, बोलियों की याद रखनी है आपको और इनके क्षेत्र याद रखने हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। खड़ी बोली के क्षेत्र अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये इसके कुछ क्षेत्र हैं। इसी तरीके से कुछ विद्वानों के अनुसार बांगरू जो है वो भी खड़ी बोली का ही रूप है, जिसमें पंजाबी और राजस्थानी का मिश्रण माना जाता है। ब्रज भाषा मथुरा के आसपास ब्रजमंडल में बोली जाती है। नहीं कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट हमें याद रखनी है। जैसे ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, मथुरा के आसपास बोली जाती है। और इसके अलावा जो आदरपूर्वक भाषा कहा जाता है इस बोली से, बोली ना कह करके, बल्कि कन्नौजी जो है वो गंगा के मध्य दोआब की बोली इसको कहा जाता है। कन्नौज जो है वो गंगा के मध्य दोआब की बोली कही जाती है। बुंदेली बुंदेलखंड की उपभाषा कही जाती है। और बुंदेलखंड में ब्रज भाषा के अच्छे कवि हुए और काव्य भाषा पर बुंदेली का प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है। तो ये तो हमारी पश्चिमी हिंदी थी। दरअसल मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार पूर्वक इसको बताना चाहती थी, पर वही समय का थोड़ा सा अभाव है। आप लोग चाहें तो फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग देख सकते हैं। देखिएगा, जो शौर सैनी है इसके अंतर्गत हमारी राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी आ जाती है। हम पश्चिमी हिंदी की कुछ जो ये हैं, क्या बोलते हैं, उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, वो देख रहे हैं। पश्चिमी हिंदी अपने आप में उपभाषा है जो शौर सैनी के अंतर्गत आती है। इसमें ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी हमने देखा। दरअसल इसके जो क्षेत्रों को देखें, जैसे अगर हम ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा का हमने आपको मथुरा तो बताया ही, साथ में जो ब्रज भाषा है मथुरा के अलावा आगरा है, आगरा में बोली जाती है, अलीगढ़ है, मैनपुरी है, बदायूं है ना। ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, एटा, बरेली और पश्चिम इसके अलावा मध्य प्रदेश में ग्वालियर में बोली जाती है, ग्वालियर के पश्चिमी भाग में। और राजस्थान के जो है भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर के पूर्वी भाग में भी बोली जाती है हमारी पश्चिमी की ब्रज भाषा। कन्नौजी के लिए कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर ये कुछ स्थान हैं। और इसके अलावा जो कौरबी हिंदी है, कौरबी हिंदी के बुंदेली के अंतर्गत झांसी आ जाएगा, जालौन आ जाएगा, बांदा है, छतरपुर है, भोपाल है, होशंगाबाद है। तो ये कुछ हमारे आ जाएंगे बुंदेली के अंतर्गत। इसके अलावा खड़ी बोली के अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए थे, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, अम्बाला, मुजफ्फरनगर, ये सब खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। बहुत पूछा जाता है खड़ी बोली के क्षेत्रों को। इसके अलावा हरियाणवी है, उसमें दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, हिसार, रोहतक, ये जो पटियाला, ये जो स्थान है, ये यहाँ पर ये बोली बोली जाती है हरियाणवी। दक्षिणी में बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, मुंबई, ये सारे स्थान जो हैं दक्षिणी के अंतर्गत आ जाते हैं। अभी हम चल रहे हैं पूर्वी हिंदी की तरफ। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ ध्यान हो गई, याद हो गई होगी। शौर सैनी के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो ओकार बहुला, आकार बहुला के साथ बटी हुई है, इसमें जो है पश्चिमी हिंदी में ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली जो ओकार बहुला के अंतर्गत आती हैं, और कौरबी, हरियाणवी, दक्षिणी जो कि आकार बहुला के अंतर्गत आती हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह पर जो है ये अपनी अपनी क्या बोलते हैं, जड़ें जमाए हुए है। तो ये कुछ स्थान है जहाँ पर पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। इसके अतिरिक्त जो पूर्वी हिंदी है, ये पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हुई, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी और प्राकृत की परंपरा में है और यह अवध में बोली जाती है। इसके 2 भेद हैं, पूर्वी अवधी और पश्चिमी अवधी। अवधी को बैसबाड़ी भी कहते हैं। तुलसी के रामचरितमानस में अधिकांशतः पश्चिमी अवधी मिलती है। कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को याद रख के चलने हैं। तुलसी के रामचरितमानस में अधिकांशतः पश्चिमी अवधी बोली जो है अवधी वो मिलती है। जायसी के पद्मावत में भी पूर्वी अवधी मिलती है। बघेली बघेलखंड की प्रचलित है। बघेली जो है ये अवधी का ही दक्षिणी एक तरीके से रूप माना जाता है। छत्तीसगढ़ी पलामू यानी बिहार की सीमा से लेकर के दक्षिण में बस्तर तक, पश्चिम में बघेलखंड की सीमाओं तक, उड़ीसा की सीमा तक फैले हुए भूभाग में मिलती है। इसके अलावा बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी में हम देखेंगे हिंदी प्रदेश की 3 उपभाषाएं आती हैं, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। तो बिहारी के 3 शाखाएं हुई, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर भोजपुरी हुई, मगही और मैथिली। तो बिहार के एक कस्बे में भोजपुर के नाम से भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ। अब इन शॉर्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको और अच्छे से आसान शब्दों में याद करा देती हूँ।
इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे? दरअसल ये अपने आप में मैंने बहुत सारी यहाँ डिटेल ली हुई है, तो उतने अच्छे से आप लोग को शायद मैं पूरी डिटेल ना पढ़ कर के बता पाऊँ। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंतर्गत जो आती है, अपभ्रंश में अर्धमागधी जो अपभ्रंश का भेद है उसके अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी जो उपभाषा है उसके अंतर्गत जो बोली आती है वो आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो हमने अभी देखा था, ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और उसके अलावा जो है हम इसको कैसे याद रखेंगे? अवधी में आने वाले जो क्षेत्र हैं अवध के, जो जैसे फैजाबाद हुआ, सीतापुर है, गोंडा हुआ, और बहराइच है, कि लखीमपुर खीरी है, लखनऊ है, अयोध्या, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, रायबरेली, ये सारे स्थान अवधि के अंतर्गत आते हैं। फिर आया हमारा बघेली, बघेली के अंतर्गत आया दमोह, जबलपुर, रीवा, और मुंडला है, बालाघाट है, उत्तर प्रदेश का बांदा है, फतेहपुर है, हमीरपुर के कुछ स्थान आता है, तो ये बघेली के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी में आ गया हमारा रायपुर, कोरिया, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, है ना, ये कुछ स्थान हमारे आ जाते हैं छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ी हो गया, तो हमें पूर्वी हिंदी हमें आसानी से याद हो गई। पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं कौन कौन सी हुई? पूर्वी हिंदी की बोलियां हुई अवधी, बघेली, मतलब टिप्पे याद रखना है आपको, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इस तरीके से जो है ये तीनों जो है इसकी बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, और इनके कुछ स्थान हमें याद रखने हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आ जाते हैं जो बोलियों से संबंधित होते हैं, भाषा से संबंधित होते हैं। बिहारी हिंदी जो है वो मागधी के अंतर्गत बिहारी हिंदी आती है, और बिहारी हिंदी में हम भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत हम भोजपुरी, मगही और मैथिली को देखते हैं। अब जो भोजपुरी है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी के स्थान हैं, जो महत्वपूर्ण स्थान है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। भोजपुरी ये जो बोली जाती है वो गाजीपुर है, देवरिया है, बलिया है, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, ये कुशीनगर, ये कुछ नाम मैंने आपको बताए, विशेष नाम है। और बिहार में बोली जाती है छपरा, गोपालगंज, भोजपुर, रोहतास, सासाराम, ठीक है, चंपारण। झारखंड में रांची और पलामू में भी भोजपुरी बोली जाती है। बिहारी हिंदी में अगला जो मगही है, बिहारी हिंदी हमने भोजपुरी, मगही और मैथिली में बांटा है उसकी उसकी बोलियों को। तो मगही में आता है हमारा बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्र, जिसमें हम देखेंगे पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा और औरंगाबाद, लखीसराय, भागलपुर, ये कुछ स्थान हैं। इसके अलावा पलामू का भी एक क्षेत्र यहाँ आता है। मैथिली जो है वो मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया और उत्तरी संथाल परगना, कुछ ऐसे स्थानों पर मैथिली बोली जाती है। तो ये मैथिली और हमने सब देख लिया है ये वाली बोलियों को, और कहाँ पर मैथिली बोली जाती है। मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी ये जो है राजस्थानी के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। मारवाड़ी, मालवी और मेवाती ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और इनमें मारवाड़ी में जो है वो आ जाता है हमारा अजमेर, मेवाड़, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत। और मालवी के अंतर्गत आ जाते हैं उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम। और जयपुरी के अंतर्गत आ जाते हैं हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़, गुड़गांव। मेवाती के अंतर्गत आ जाता है भरतपुर। तो ये कुछ स्थान ऐसे हैं जो हमें याद रखने हैं। पहाड़ी जो है उपभाषा राजस्थानी से मिलती जुलती है। इसका प्रसार हिंदी प्रदेश के उत्तर हिमालय के दक्षिण भाग में नेपाल में से शिमला तक मिलता है। तो इसकी 3 शाखाएं हैं, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। तो पूर्वी पहाड़ी नेपाल की प्रधान भाषा है, इसे नेपाली और पर्वतीय भी कहा जाता है। मध्यवर्ती पहाड़ी कुमाऊँ और गढ़वाल में प्रचलित है। इसके 2 भेद हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो ये पहाड़ी उपभाषाएं नागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसके इनमें पुराने साहित्य नहीं मिलता, ध्यान रखना। ये पहाड़ी जो उपभाषाएं हैं नागरी लिपि में लिखी जाती हैं और इनका पुराना साहित्य नहीं मिलता है। आधुनिक काल में कुछ साहित्य लिखा जा रहा है, कुछ विद्वान पहाड़ी को राजस्थानी के अंतर्गत
मानते हैं। तो पहाड़ी हिंदी हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। इसके मुख्य बोलियाँ जो हैं वो हैं मंडियाली, कुल्लवी, चंबाली, कंधौली, कांगड़ी और सिरमौर बघाटी। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। पहाड़ी हिंदी यानी कुमाऊनी और गढ़वाली जो है ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमें कुमाऊनी के क्षेत्र अगर याद रखने हैं तो कुमाऊनी के अंतर्गत नैनीताल है, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ ये जो है आ जाते हैं हमारे कुमाऊनी के अंतर्गत। और पहाड़ी का जो दूसरा भाग है यानी दूसरी बोली है गढ़वाली, उसके अंतर्गत गढ़वाल क्षेत्र आ जाता है, टिहरी क्षेत्र आ जाता है, चमोली क्षेत्र आ जाता है, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्र उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये आज हमने इसका एक छोटा सा भाग यहाँ पर देखा है और जल्द ही मैं दूसरी वीडियो इसकी शेयर करती हूँ आप लोगों को हिंदी भाषा के इतिहास की। और कुछ महत्वपूर्ण ही पॉइंट हम लोग यहाँ लेकर के चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं है, बहुत शॉर्ट वीडियो भी नहीं है। आप लोग बस इतना मुझे पता है कि 1 घंटे की क्लास अगर रेगुलर ले रहे हैं तो आप लोगों का बहुत सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह मैं अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँगी। वो आप लोगों के रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है, आप लोग मुझे किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि मैं क्लास को कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं बीच में अपनी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूं, तो फिर से मैं आ गई हूं आप लोगों के साथ। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।